हेलो बच्चों, मैं जीतू सर इस जीतू लर्निंग क्लासेज में आज फिर से आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। अभी हम लोग यहां पे चैप्टर 1.1 का हम लोगों ने समाप्त कर दिया था। अब हम लोग चैप्टर 1.2 जो है वास्तविक संख्या के अंतर्गत, उसमें जो हम लोगों को जो प्रमेय है और जो हम लोगों को प्रश्न है उसे हल करेंगे। तो आइए बच्चों, हम लोग अभी चैप्टर 1.2 का जो परिचय है उसके बारे में सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। तो चैप्टर 1.2 में हम लोगों को पढ़ना क्या है? तो यहां पे है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। समझ रहे हो बच्चों? अंकगणित की जो है आधारभूत प्रमेय है। फिर यहां पे देखिए प्रमेय है। मैंने आपको पिछले अध्याय में ही प्रमेय के बारे में बता दिया था। तो यह प्रमेय कहता है क्या? तो इस प्रमेय में हम लोग को इस बारे में बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है? कि प्रत्येक भाज्य संख्या को, प्रत्येक भाज्य या यौगिक भी कह सकते हैं, प्रत्येक भाज्य या यौगिक संख्या को, यौगिक संख्या को, संख्याओं को अभाज्यों के गुणनफल के रूप में, अभाज्यों के गुणनफल के रूप में, गुणनफल के रूप में एक ही रूप में व्यक्त किया जा सकता है, व्यक्त किया जाता है या किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, यहां क्या कह रहा है हमारा अंकगणित के आधारभूत प्रमेय? क्या यहां पे कथन क्या है? कि प्रत्येक भाज्य या यौगिक संख्याओं को अभाज्यों के गुणनफल के रूप में एक और एक ही रूप में व्यक्त किया जा सकता है या लिखा जा सकता है। तो यहां पे दो शब्द आ रहे हैं। एक हमारा आ रहा है भाज्य यानी कि यौगिक, भाज्य को हम लोग यौगिक संख्या भी कहते हैं, और दूसरा है अभाज्य जो हमने पिछले अध्याय में पढ़ लिया है। तो जैसे भाज्य है, हम लोग क्या जानते हैं? यहां दो शब्द आ रहे हैं। भाज्य संख्या को ही हम लोग यौगिक संख्या भी कहते हैं, ये यौगिक है। और एक दूसरा हमारा शब्द क्या है? अभाज्य संख्या है। अभाज्य जिसे हम लोग ऋण संख्या भी कहते हैं। ऋण संख्या हम लोगों ने इस पे विस्तार से जाना था, इसे ऋण संख्या भी कहते हैं। अभाज्य संख्या को ऋण संख्या भी कहा जाता है बच्चों। तो अभाज्य संख्या में हम लोगों ने क्या जाना था? कि वैसी संख्या जो एक या स्वयं से विभाज्य हो या जिसका सिर्फ दो गुणनखंड हो, यही हम लोगों ने ना जाना था। तो यहां पे हम लोगों ने जैसे मान लिया जाए हम लोग 3 उठाते हैं तो 3 का गुणनखंड कितने होते हैं? 2 ही होते हैं। कौन कौन हो सकता है? 1 गुना 3। तो यह हमारा अभाज्य संख्या है। लेकिन अभाज्य संख्या के अलावे जितनी भी संख्याएं हैं जो बच गई, वो सारी जो है वो क्या आ जाएगा? भाज्य संख्या के अंतर्गत। जैसे मान लिया जाए हमने 4 को लिया, तो 4 का गुणनखंड अगर किया जाए तो 2 गुना 2 गुना 1, 2 दूनी 4, 1। ठीक है। किसी भी संख्या को, जैसे 16 को उठा लेते हैं, तो 16 को अगर तोड़ेंगे तो ये 2 से अधिक हो जाएगा। क्या करेंगे? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ये 1। ठीक है। यानी कि जिस वैसी संख्या जिसका सिर्फ 2 गुणनखंड हो तो वो हमारा अभाज्य संख्या कहलाता है, यानी कि एक या स्वयं से विभाज्य हो। और वैसी संख्या जो 2 से अधिक, जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो, वो क्या कहलाता है? भाज्य या यौगिक संख्या। क्लियर? तो आखिर यहां पे हम लोगों को करना क्या है? हमने तो ये जान लिया कि प्रत्येक भाज्य या यौगिक संख्याओं को अभाज्यों के गुणनफल के रूप में एक और एक ही रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो यहां पे बच्चों हम लोग उसके बारे में समझेंगे। तो यहां पे हमने तो ये जान लिया कि कौन भाज्य है और कौन अभाज्य है, यानी कि कोई भी भाज्य संख्या हो
किसी भी संख्या को आप उठा लीजिए, मान लिया जाए हमने उठा लिया भाज्य संख्या 24 उठाया, तो 24 को कह रहा है कि अभाज्यों के गुणनफल के रूप में एक और एक ही रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो आखिर इस 24 को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में कैसे? तो आप लोगों को याद होगा, आपने 7 में 8 में वर्गमूल जो अभाज्य गुणनखंड विधि से आपने सीखा था, वही यहां पे करना। जैसे 24 है तो 24 को जैसे हम लोग क्या करते थे, 24 है तो यहां सबसे पहले किससे हम लोग लगाते थे, तो 2 से लगाते थे भाग, तो क्या बच गया, यहां 12 हो गया। फिर इसे हम लोग 2 से लगाते थे, 6 हो जाता था। फिर 2 से लगाएं, 3 आ जाता था। कब तक? जब तक कोई नीचे अभाज्य संख्या अंतिम रूप में न आ जाए, तब तक हम लोग इस तरह से इसे विभाजित करते रहते थे। तो यहां पे हम लोगों ने ये विभाजित कर दिया, यानी कि हमारा क्या आ गया, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, यानी कि 2 के पावर 3 गुना 3 का पावर 1। इसी तरह से ना करते थे बच्चों। अब हमारा और किसी संख्या को उठा लेते हैं, मान लिया जाए हमारा आ गया 120, और इसको कहे कि अभाज्य के गुणनफल के रूप में होता है कि नहीं, तो इसे भी हम लोग अगर उठाते हैं तो यहां शुरू करते हैं 120 को, कितना से होगा, 2 से, तो यहां पे 60 हो गया। फिर यहां पे 2 से 30 हो जाएगा। फिर यहां 2 से, फिर यहां पे 15, फिर क्या ये 2 से लगेगा, नहीं ना, कितना से लगेगा, 3 से, तो 3 पचे 15, ये क्या आ गया, अभाज्य संख्या आ गया ना। तो यहां पे यानी कि हमारा क्या हुआ, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुने 5, यानी कि हमारा 2 के पावर 3 गुना 3 का पावर 1 गुना 5 का पावर 1, सॉरी यही हो रहा है ना, 2 के पावर 3, 3 के पावर 1 और 5 के पावर 1, यही है ना। यानी कि ये जो है हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है। सिर्फ हम लोग को यहां पे क्या करना है, सिर्फ हम लोग को यहां पे थोड़ा सा आगे बढ़ जाना है, और कुछ नहीं है। हम लोगों ने यहां अभाज्य गुणनखंड विधि तो हमने 8 क्लास में पढ़ा, 7 क्लास में भी हम लोग पढ़े हैं, 9 में भी पढ़े, तो 8 क्लास में नया क्या हुआ, इसी को अंक गणित की आधारभूत प्रमेय कहते हैं। यानी कि जो भी भाज्य संख्या है उसे अभाज्यों के गुणनफल के रूप में एक और एक ही रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, इसे आप लोग ध्यानपूर्वक याद कर लीजिएगा, समझ लिए। यानी कि ये कुछ नहीं है, अभाज्य गुणनखंड विधि है। यहां पे जो विधि हम लोगों ने सीखा, अब इसे गुणनखंड करने की बात आती है। हो सकता है आप लोग भूल गए होंगे, तो हम लोगों ने क्या सीखा था कि जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है उससे शुरू करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे क्रम से बढ़ते जाते हैं। जैसे यहां पे देखिए 120 था, तो इसे 2 से सबसे छोटी अभाज्य संख्या यहां से किया हमने। फिर आया कि यहां पे अब 2 से संभव नहीं है, तो किससे शुरू देखा किया हमने, 3 से। अगर 3 से नहीं लगता 5 से करते, 5 से नहीं करते 7 से करते, और कब तक करते रहेंगे भाग, जब तक ये हमारा अभाज्य संख्या नहीं आ जाए। जैसे ही अभाज्य संख्या आ जाएगा आपका क्लियर। ठीक है बच्चों, अगर आप लोग कहें तो एक और मैं बता देता हूं। जैसे मान लिया जाए हमने उठा लिया 144, क्लियर हो जाओ बच्चों, कोई हड़बड़ी नहीं है, आप लोग 100% सीखे। 144 है, चलिए देखते हैं इसे हम लोग करके। तो मान लिया जाए यहां 144 है, तो सबसे पहले बच्चों किससे सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, तो 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 72। फिर 2 से लगाएंगे कितना हो जाएगा बच्चों 36। फिर 2 से लगाएंगे बच्चों 18। फिर 2 से लगाएंगे बच्चों 9। फिर 2 से लगाएंगे बच्चों, लगेगा नहीं, कितना से लगा के देखेंगे, 3 से तो लगेगा ना, यहां 3, क्लियर, आ गया अभाज्य संख्या। अब हमारा यहीं पे स्टॉप हो गया ये, यानी कि यहां पे इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, 2 के पावर 4 गुना 3 के पावर 2, क्लियर है। अब अब आप लोग बच्चों, आप लोग समझ गए होंगे कि यहां पे ये क्या कह रहा है यह अध्याय। अब हम लोग इस अंक गणित की आधारभूत प्रमेय के माध्यम से हम लोग यहां पे आगे क्या सीखेंगे। तो हम लोग बच्चों यहां पे महसा और लहसा सीखेंगे, महसा और लहसा, इससे संबंधित जो है हम लोग इससे क्लियर होंगे। अब आप लोग कहोगे बच्चों हम लोग पिछले लेसन में भी महसा सीखा और इस लेसन में भी हम लोग महसा और लहसा दोनों सीख रहे हैं। 4 क्लास से तो महसा लहसा सीखते आ रहे हैं सर, अभी भी वही सीखना है। हाँ बच्चों, तो चलिए
हम लोग आगे अब महसा से शुरू करते हैं। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। तो आइए बच्चों, अब हम लोग यहां पे महत्तम समापवर्तक, जिसे हम लोग महसा HCF भी कहते हैं, तो यहां पे HCF जिसे हम लोग फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जैसे यहां पे क्या है, महत्तम समापवर्तक किसे कहते हैं, तो यहां पे है दो या दो से अधिक संख्याओं का महसा वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो उसमें से प्रत्येक को विभाजित कर सके। ठीक है, फिर से हम लोग समझते हैं कि दो या दो से अधिक संख्याओं का महसा वह बड़ी से बड़ी संख्या है, बड़ी से बड़ी संख्या है जो उनमें से प्रत्येक को क्या करे, विभाजित कर सके या विभाजित कर दे। अतः दो या दो से अधिक संख्याओं का महसा उनमें उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों में प्रत्येक के सबसे छोटे घात का गुणनफल होगा। तो बच्चों ऐसा नहीं है कि हम लोग ये पहली बार जान रहे हैं महत्तम समापवर्तक, हम लोग यहां पे देख रहे हैं ये महत्तम है, ये समापवर्तक, समजोड़ अपवर्तक, आपने नीचे के कक्षाओं में इसके बारे में जाना है, लेकिन थोड़ा सा हम लोग यहां पे सीखने जा रहे हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से, जो हम लोग अंकगणित का जो मूलभूत प्रमेय है उस पे हम लोग आ रहे हैं। तो यहां पे जैसे मान लिया जाए, हमने सीखा अभाज्य गुणनखंड विधि, जैसे मान लिया जाए आपको कह दिया जाए कि 16 और 20 का महसा किससे निकालना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालें, अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालें, अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालें। तो यहां पे बच्चों सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जैसे यहां पे हम लोग अभी दो ही संख्या लिए हैं, मान लिया जाए आपको यह प्रश्न मिल जाए, क्या मिला हम लोगों को कि 16 और 20 का महसा किस विधि से निकालना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से। हमने भाग विधि से भी सीखा था, हम लोग नीचे के कक्षाओं में भाग विधि से सीखा है, दो विधियां, और फिर साथ में हम लोग पिछले अध्याय में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का भी हम लोगों ने सीखा। अब यहां पे कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से 16 और 20 का निकालें। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 16 बराबर, तो 16 को क्या करेंगे, इस तरह से सबसे पहले गुणनखंड कर दीजिए। तो 2 से 2 8 16, 2 से 2 चको 8, फिर 2 से 2 दूनी 4। कब तक, जब तक नीचे अभाज्य संख्या न आ जाए, यानी कि 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, यानी कि 2 के पावर कितना हो जाएगा, 4 हो गया। क्लियर। अब हम लोग का कितना है, 20 है, 20, तो 20 का यहां पे इसी प्रकार से हम लोग कर लेंगे 20 का भी। तो 20 को अगर हम लोग, तो 2 से 10, फिर 2 से करते हैं 5, ठीक है, यानी कितना हो गया, 2 गुना 2 गुना 5, यानी कि 2 के पावर 2 गुना 5 के पावर 1। क्लियर। तो यहां पे हमने, ये तो अभाज्य गुणनखंड विधि अभी से पहले हम लोगों ने सीखा इस तरह से गुणनखंड करने के लिए। तो अब यहां पे हमारा जो महसा होगा, महसा किसका हम लोग निकाल रहे हैं, कौन कौन सी संख्या है वो, तो 16 20। तो क्या होगा यहां पे कि जैसे यहां पे हो जाएगा सबसे छोटे घात का गुणनफल, जो दोनों में उभयनिष्ठ, यहां देखिए उनमें 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महसा उनमें उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों में, उभयनिष्ठ यानी ये दोनों में जो उभयनिष्ठ है अभाज्य गुणनखंड में प्रत्येक के सबसे छोटे घात का गुणनफल, देख रहे हैं ना। तो दोनों में उभयनिष्ठ कौन है, 2 है, तो दोनों में सबसे छोटा घात का गुणनफल, तो सबसे छोटा घात कौन सा है, 2 का स्क्वायर, इसमें भी है 2 का स्क्वायर, इसमें भी है, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, यानी कि 2 गुना 2, यानी 2 दूनी 4, यानी कि हमारा इसलिए महसा 16 20 का हमारा क्या जाएगा बच्चों 4, ये हमारा हो गया आंसर। क्लियर बच्चों, देख लीजिए आप, सीख रहे हैं ना, ठीक है। और किसी संख्या को उठाते हैं, थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं, इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। यदि कोई दिक्कत हो तो कहना बच्चों, तो हम लोग इसे मिटा के कोई और दूसरा सीखते हैं। मान लिया जाए 16 और 20 के जगह पे कोई और ले लिया जाए,
किसी और संख्या को लेते हैं हम लोग, मान लिया जाए यहां पे ले लेते हैं 80 और 100, ठीक है। तो यहां पे क्या करेंगे, अभाज्य 80 का अभाज्य गुणनखंड, तो यहां पे 80 को हम लोग इस तरह से 2 से 40, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5, ठीक है, यानी 2 गुने 2 गुने 2 गुने गुने 2 गुने 5, यानी कि 2 के पावर 4 गुना 5 का पावर 1, ठीक है बच्चों। अब किसका लेते हैं, 100 का, चलिए देखते हैं। तो 100 को भी इसी प्रकार से 100 तोड़िए, किससे, 2 से 50, फिर 2 से 25, फिर 5 से 5 25, ठीक है, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, 2 गुने 2 गुना 5 गुने 5, यानी 2 के पावर 2 गुना 5 के पावर 2, ठीक है। तो यानी कि हमारा यहां पे महसा जो है किसका, 80 और 100 का, 80 100 का, ठीक है। तो हमारा ये दोनों में क्या है, जो दोनों में उभयनिष्ठ, दोनों में उभयनिष्ठ, तो दोनों में उभयनिष्ठ तो 5 भी है और 2 भी है, ठीक है, दोनों है। तो अब क्या, जो सबसे छोटे घात वाले, तो दोनों में मान लिया जाए ये हमारा ये दोनों है, 2 के पावर 4 है, 2 के पावर 2 है, दोनों में उभयनिष्ठ है, तो यानी कि छोटे घात वाला, सबसे छोटे घात का गुणनफल, तो सबसे छोटा कौन होगा, 2 के पावर या 4 या 2 के पावर 2, 2 के पावर 2 ना, तो यहां पर लिख देंगे हम लोग 2 के पावर 2, ठीक है। उसके बाद आते हैं 5 भी देख रहे हैं कि दोनों में उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, दोनों में शामिल है, तो यहां है 5 के पावर 1 और यहां है 5 के पावर 2, यानी कि दोनों में छोटे घात वाला कौन है, 5 के पावर 1 है, तो यहां कर दिए 5 के पावर 1, यानी 2 के पावर 2 का मतलब हो गया यहां पे 2 दूनी 4 और 5 इकाई 5, 4 पचे 20, यानी कि 20 ऐसी सबसे बड़ी संख्या है जिससे 80 और 100 दोनों विभाजित हो जाएगा, और यही हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है बच्चों। और उससे आगे बढ़ा जाए, ठीक है बच्चों, एक और हो जाए, चलिए मान लिया जाए हम लोग लेते हैं कोई ऐसी संख्या उठाया जाए, ऐसी संख्या उठाया जाए, मान लिया जाए इधर हम लोगों ने ले लिया 31, और इसका ले लेते हैं हम लोग, मान लिया जाए 41 है, मासा अभाज्य गुणनखंड विधि से, यानी कि ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, दोनों अभाज्य संख्या, इसका मासा कैसे निकालें, तो एक चीज हम लोग 31 है, तो ये तो हम लोग जानते हैं कि यह अभाज्य संख्या, तो इसका सिर्फ 2 ही गुणनखंड होता है, 1 31, यानी कि 31 गुना 1, ठीक है, इतना करने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग सीधा यहीं पे आते हैं, क्योंकि यह अभाज्य संख्या, मान लिया जाए 41 है, तो यह हो जाएगा 41 गुना 1, ठीक है। तो दोनों में उभयनिष्ठ कौन, 1 हो गया है ना ये, तो यही हमारा यहां पे हम लोग क्या कर देंगे, महसा किसका, 31 और 41 का कौन कौन हो जाएगा, यानी कि हमारा इसका हो जाएगा सीधा 1 कर देंगे, क्योंकि यही ना दोनों में उभयनिष्ठ है बच्चों, दोनों में उभयनिष्ठ कौन है, 1 है, 31 तो है नहीं, 41 तो है नहीं, ठीक है बच्चों। और इससे ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोगों को मैंने महसा जो है अभाज्य गुणनखंड विधि से सिखा दिया, हम लोग आगे प्रश्न को तो हल करेंगे ही, लेकिन उससे पहले अब आप लोग इससे महत्तम समापवर्तक जो है बच्चों आप लोग निकाल सकते हैं। तो अभी से आप चैप्टर को खोलिए, बुक को, और जो जो है बनाइए। अगर आपको किसी में महत्तम समापवर्तक बनाने में परेशानी होती है तो कृपया बच्चों मेरे कमेंट सेक्शन में या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो डिस्प्ले पे है उस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आप उस प्रश्न को जरूर हल करूंगा, ठीक है बच्चों, धन्यवाद। चलिए अगले लघुत्तम समापवर्त सीखते हैं। तो आइए बच्चों अब हम लोग लघुत्तम समापवर्त लहसा एलसीएम सीखते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहां पे क्या कहता है, ये कहता है 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लहसा, ध्यान देना, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लहसा
वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या है जो उसमें से प्रत्येक के द्वारा पूरा पूरा विभाजित कर सके। ठीक है, अतः दो या दो से अधिक संख्याओं का लसा उनके सभी अभाज्य गुणनखंडों में प्रत्येक के सबसे बड़े घात का गुणनफल होगा। ये तो हम लोग बाद में बच्चों, आप लोग देख रहे हैं लघुत्तम समापवर्त, यहां समझना बच्चों, बहुत लोग इसे लघुत्तम समापवर्तक बोलते हैं। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कभी कभी कि कुछ लोग इसे लघुत्तम समापवर्तक बोलते हैं, लेकिन वो गलत है। ये क्या होता है? लघुत्तम समापवर्त, लघुत्तम समापवर्त, यानी कि ये है लघुत्तम समापवर्त, समापवर्त। ये बच्चों हम लोगों ने नीचे की कक्षाओं में हम लोगों ने पढ़ा है। ये जो है समान अपवर्त, अपवर्त जो है गुणज, जिसे हम लोग पहाड़ा भी कहते हैं, गुणज भी हमारा वही है। जैसे मान लिया जाए 5 का अपवर्त है, तो यहां लघुत्तम समापवर्त है बच्चों। जैसे 5 का अपवर्त कह दिया तो कौन कौन? 5, 10, 15, 20, इस तरह से 5 का गुणज यही है ना, तो यही होता है। तो ये चीज ध्यान देना, कभी भी इसे समापवर्तक मत कर देना। लोग बोलते भी हैं तो उन्हें टोकिए कि नहीं, ये आप गलत बोल रहे हैं, क्या होगा? लघुत्तम समापवर्त। ठीक है बच्चों, चलिए, तो यहां क्या कर रहा है? दो या दो से अधिक संख्याओं का जो लघुत्तम समापवर्त है वह छोटी से छोटी संख्या है जो उनमें से प्रत्येक के द्वारा पूरा पूरा विभाजित कर सके। अतः दो या दो से अधिक संख्याओं का लसा उनके सभी अभाज्य गुणनखंडों में प्रत्येक के सबसे बड़े घात का गुणनफल होगा। जब हम लोग देखेंगे पिछले महत्तम में जब थे तो सबसे छोटे घात आ रहा था वहां पे, जब लघुत्तम हम लोग कर रहे हैं तो सबसे बड़े घात का गुणनफल। यहां पे ट्रिक बन रहा है, अगर आप लोग कभी कभी एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं तो लघुत्तम है तो बड़े घात वाले, महत्तम है तो छोटे घात वाले, दोनों में ज्यादा। चलिए देखते हैं हम लोग यहां पे क्या है। जैसे मान लिया जाए कि आपको, चलिए उसी को उठाते हैं 16 और 20 का। मान लिया जाए कि आपका एक प्रश्न है, क्या है कि 16 और 20 का, 16 और 20 का क्या निकालना है? लसा, लसा बराबर वाट। ठीक है, तो उसी प्रकार सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग इसमें 16 का भाज्य गुणनखंड, तो क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी 2 के पावर कितना हो गया? 4 हो गया। फिर उसके बाद 20 है तो क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4, 4 पचे 20, यही होगा ना बच्चों। तो यहां पे यानी कि 2 के पावर 2 गुना 5 के पावर 1, यही हुआ ना। तो यहां पे अगर कहे लसा यानी कि एलसीएम किसका? 16 और 20, 16 20 का क्या कह रहा है? देखो, दो या दो से अधिक संख्याओं का लसा उनके सभी अभाज्य गुणनखंडों में प्रत्येक का सबसे बड़ा घात। तो जैसे मान लिया जाए यहां पे 2 के पावर 4 है, 2 के पावर 2 है, तो ये दोनों है ना, तो इसमें बड़ा घात वाला कौन है? 2 के पावर 4 है, तो यहां हो गया 2 के पावर 4। अब 5 के पावर 1 है, प्रत्येक, देखिए यहां पे प्रत्येक के जो भी रहेगा सबका, यानी कि 2 के पावर, ये दोनों में बड़ा घात कौन है? 4 था अधिकतम, और यहां एक और कौन है? 5 के पावर 1। क्लियर? तो यहां पे जब इसका हम लोग हल करेंगे तो 2 के पावर 4 का मतलब हो गया 16 गुना 5, 16 पचे 80, यानी कि हमारा 16 और 20 का एलसीएम कितना आएगा? 80 आएगा। क्लियर? ठीक है, समझ रहे हो ना? क्या किया हम लोगों ने? सबसे पहले 16 का भाज्य गुणनखंड किया हमने, तो 2 गुने 2 गुने 2, 2 के पावर 4 हो गया। फिर 20 का हम लोगों ने किया 2 गुने 2 गुने 5, तो 2 के पावर 2 गुना 5 के पावर 1, तो लासा क्या हो गया? जो दोनों में है, मतलब प्रत्येक का, तो 2 के पावर 4 है, 2 के पावर 2 है, तो ये दोनों में अधिकतम कौन है? 2 के पावर 4, तो 2 के पावर 4 लिख दिया। 5 के पावर 1 है, तो यहां ये कर दिया हमने, तो यहां क्या हो गया? 16 गुने 5, 16 पचे 80। एक आध और देखते हैं, जैसे मान लिया जाए, अभी ये क्लियर हम लोग नहीं हुए, एक दो और देख लेते हैं।
मान लिया जाए आपको दे दिया जाए, चलिए मान लिया जाए 35 और 40, ठीक है बच्चों, ज्यादा नहीं, 35 और 40 ये ले लिए, का लघुत्तम क्या होगा। तो सबसे पहले 35 को हम लोग यहां पे क्या करेंगे, सीधा सीधी है, 5 से लगाएंगे, तो यहां 5 सते 35, तो यानी 35 का अभाज्य गुणनखंड हमारा क्या हो जाएगा, 5 गुने 7, यानी कि 5 के पावर 1 गुना 7 के पावर 1। उसी प्रकार अब किसका, 40 का निकालिए। तो यहां पे अगर हम लोग 40 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5। क्लियर बच्चों। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5, यानी 2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 1। ठीक है। तो यहां पे यानी कि लहसा यानी एलसीएम किसका, 35 और 40 का, 35 40 क्या हो जाएगा, क्या कहा था हमने, जो दोनों में है, दोनों में शामिल और जो नहीं भी है, यानी जो अब इसमें शामिल है अभाज्य गुणनखंड, उन सभी का जो अधिकतम घात वाला है। तो जैसे मान लिया जाए 2 का है, तो 2 इसमें तो नहीं है लेकिन इसमें है, तो 2 का अधिकतम घात कितना है, 3 है, तो यहां 3 कर दिया हमने। फिर 5 दोनों में है, अधिकतम दोनों तो 1 1 ही है, यानी 5 के पावर 1 ले लेंगे। ठीक है। फिर कौन है, 7 है, तो 7 के पावर 1 है। क्लियर बच्चों। यानी 2 के पावर 3 का मतलब हो गया 8, 5 का पावर 1 का मतलब हो गया 5, गुने यहां पे 7 हो गया, 8 5 40, 7 कितना हो जाएगा, 280। यानी दोनों का एलसीएम आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, लहसा 35 40 इक्वल टू 280, और इसे आराम से इस तरह से ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है बच्चों। अब आपने सीखा, अगर आप लोग सीख गए और लगता है कि मुझ में यह क्षमता है मैं आप लोगों को सिखा सकूं, तो कृपया बच्चों, अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया बच्चों सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि आप लोग जब लाइक करते हैं तो मेरा उत्साह, मेरा हौसला बढ़ जाता है और मैं और तरह तरह का जो वीडियो है लाने की कोशिश करूंगा। थोड़ा हेल्थ इशू हो गया था, इसी कारण से थोड़ा ये वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हुआ है, इसके लिए आप लोगों से खेद है। तो कृपया बच्चों सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।